आज का जो टॉपिक है थोड़ा ध्यान से उसको समझिएगा। सरल है, आप पहले से ही परिचित हैं। 11 अगस्त को लोकसभा में 3 बिल रखे गए हैं। यद्यपि इसके बाद इसको होम मिनिस्ट्री की एक पार्लियामेंट्री कमेटी विचार करेगी, फिर जो भी संशोधन कहेगी उसके बाद फिर देखते हैं क्या कैसे होना है। लेकिन यह है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगले कई महीनों तक, बल्कि मैं कह सकता हूं कुछ वर्षों तक इस पर क्वेश्चन बनेंगे। आप सभी जानते हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है। ब्रीफ में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। अंग्रेजों ने 511 प्रकार के अपराधों के लिए सजाएं जो निश्चित, क्यों आईपीसी में है, सजा है, 511 सेक्शन है। उसी को आप कभी कभी सुनते होंगे, ताजीराते हिंद की दफा फला फला, वही इंडियन पीनल कोड, उसी की धाराओं को सेक्शन बोलने की एक परंपरा है। ऐसे ही जो है कैसे कैसे ऐसे मामलों में, अपराध के मामलों में प्रोसेस का पालन किया जाएगा। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लोकप्रिय नाम इसका यही सीआरपीसी ही है, इसके तहत तय किया जाता है, जिसको 1973 में बाकायदा संशोधित किया गया और 1974 से लागू कर दिया गया। ऐसे ही इंडियन एविडेंस एक्ट, इन्हीं में कुछ संशोधन की कुछ बातें लोकसभा में एक प्रयास किया गया है, बिल प्रस्तुत किया गया है। थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं। अंग्रेजी जमाने में जब कोई भी कानून बनता था तो उसका उद्देश्य दंड का डर दिखाकर कब्जे में करना होता था लोगों को। आपको याद होगा एक फिल्म की मैं अक्सर क्लास में चर्चा करता हूं, जिसमें पुलिस कमिश्नर इंस्पेक्टर से कहता है किसी को अरेस्ट करने के लिए, तो इंस्पेक्टर बोलता है सर किस अपराध में, उसने तो कुछ अभी किया नहीं। तो पुलिस कमिश्नर सिर्फ इतना बोलता है कि क्या ये भी मुझे बताना होगा। तो अंग्रेज जानबूझकर ऐसे कानून बनाते थे कि आप हर क्षण किसी न किसी कानून को तोड़ने के कारण दंडित किए जा सकें, जिससे लोग डरे रहे। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 124A सेक्शन, इसको 124A के नाम से अक्सर पुकारते हैं, इसमें सेडिशन एक्ट, राजद्रोह का कानून था। अगर सरकार के खिलाफ, शब्द सरकार, गवर्नमेंट, आपने कुछ भी किया, और इतने शब्द वहां लगा देंगे कि अगर आपने आलोचना भी कर दी तो भी वो राजद्रोह। तो ये सब चीजें अंग्रेज जानबूझकर करते थे। आजादी के बाद लॉ कमीशन की जिम्मेदारी रही कि इनको थोड़ा सरल करें, जनता के हित में करें। लॉ कमीशन समय समय पे अपनी रिपोर्ट भी देता रहा, लेकिन तमाम ऐसे कारण रहे जिसके कारण से इनको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। अब फिर से एक बिल इस रूप में आया है, जिसमें जो कुछ प्रमुख प्रावधान है वो आप देख लीजिएगा। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, 1860 में बना था और पूरी तरीके से 1862 में लागू हुआ था। उसको अब नया नाम दिया जाएगा भारतीय न्याय संहिता। इंग्लिश वाले बच्चे खासतौर पे ध्यान रखें, इसका नाम इंग्लिश में भी यही होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम चैप्टर, आर्टिकल सब बदलेंगे, तो अब लॉ के स्टूडेंट को बहुत मेहनत करनी होगी। दूसरी चीज, जो पुराने वकील हैं उनके लिए भी अब बहुत मेहनत रहेगी, क्योंकि अब सब आर्टिकल, सेक्शन नए सिरे से याद करने होंगे। तो अब इंडियन पीनल कोड भारतीय न्याय संहिता के नाम से चलेगी। 511 सेक्शन की जगह इसमें अब 356 सेक्शन होंगे। जैसे 124 से अब 150 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सेडिशन एक्ट अब 150 के रूप में कन्वर्ट होगा। अब सरकार के खिलाफ कोई बयान दे देना या कुछ भी ऐसा कर देना राजद्रोह नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेंटी, इसके खिलाफ अगर कोई कुछ भी करता है, बाकायदा इसको डिफाइन भी किया गया है, तो राजद्रोह माना जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि ये तो एक स्वागत योग्य कदम है। बहुत दिनों से इस पे चर्चा होती रही है। उसी तरीके से थोड़ा ब्रीफ में और समझ लेते हैं कि सीआरपीसी को ये 1973 में नए रूप में फिर से बनाया गया था और 1974 से फिर से लागू हुआ। इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नाम दिया जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।
इसी प्रकार से इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नाम दिया जाएगा। चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी, सभी में अब नाम इनके यही रखे जाएंगे। और तमाम प्रकार के परिवर्तन किए गए, जैसे कि अभी आपको बताया कि इसमें कुल 356 सेक्शन होंगे। उसी तरीके से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को भी बाकायदा बदला गया है और कोशिश की गई है कि इसमें अब 533 सेक्शन रखे जाएं। उसी प्रकार से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें भी अब सेक्शन की संख्या 170 होगी, 170। कुछ प्रमुख प्रावधान हम लोग जरूर देखें। मुझे जो सबसे ज्यादा स्वागत योग्य कदम लगा, जो आपकी परीक्षा में और इंटरव्यू वगैरह में अक्सर पूछते हैं कि सबसे स्वागत योग्य कदम क्या है इसमें, तो आप बताइएगा कि इसमें सबसे स्वागत योग्य कदम ये रहा कि कहा गया है कि 3 साल में निर्णय करना अनिवार्य होगा। 3 साल में अगर वास्तव में ये लागू हो गया तो इससे निश्चित तौर पे भारतीय न्यायपालिका की पूरी तस्वीर बदलेगी। लेकिन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो एनालिटिकल होना पड़ेगा, उसमें बाकायदा समालोचना करनी होगी। तो आपको बताना होगा कि पर्याप्त संख्या में जब तक अदालतें नहीं गठित की जाएंगी, जजेस की नियुक्ति नहीं होगी, जब तक कि चार्जशीट दाखिल करने से लेकर ट्रायल तक की सारी प्रक्रिया में सुधार नहीं होगा, कैसे आप 3 साल में न्याय दे सकेंगे। एक अच्छा प्रावधान और है, विचाराधीन कैदी, ये शब्द आप अक्सर जानते हैं। अरेस्ट तो कर लिया गया लेकिन उसको जमानत नहीं मिली, मान लीजिए कि जुडिशरी कस्टडी में उसको जेल में रख दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी बड़ी संख्या है भारत में, लाखों की तादाद में, कभी कभी तो कई साल तक ये लोग जेल में पड़े रहते हैं। जितने साल की इनकी टोटल सजा नहीं होगी, अगर दोषी सिद्ध हो तो उससे ज्यादा समय जेल में बिता देते हैं। ऐसे लोगों को ही विचाराधीन कैदी कहा जाता है। तो इन लोगों के लिए इसमें एक बड़ा अच्छा प्रावधान है। अगर 1/3 भी सजा काट चुके हैं तो उस परिस्थिति में इनको जमानत दी जा सकती है। हाँ, लेकिन ऐसे मामले में नहीं जहां की इनकी सजा हत्या या आजीवन हत्या कर दी है और इनको मृत्युदंड मिल सकता है, आजीवन कारावास मिल सकता है। ऐसा कोई मुकदमा अगर होगा तो ऐसे मामलों में फिर जमानत नहीं दी जाएगी। एक बड़ी अच्छी चीज ये लग रही है कि राजद्रोह अंग्रेजों की निगाह में सबसे बड़ा अपराध था, सेडिशन। अब उसके स्थान पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा अपराध, इसको सबसे ज्यादा तरजीह दी गई। गैंगरेप जैसी शर्मनाक घटनाओं पर 20 साल की सजा का प्रावधान हो गया, आजीवन कारावास। लेकिन अगर 18 साल से कम उम्र की किसी लड़की के साथ ये दुर्घटना होती है तो दोषियों को मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। तो ये भी कुछ स्वागत योग्य कदम लग रहा है। एक अच्छा प्रावधान और भी समझ में आ रहा है, आप अक्सर देखते होंगे रसूखदार व्यक्ति जो हैं, जो पॉलिटिक्स वगैरह से जुड़े हुए हैं, जैसे उनका दल सत्ता में आता है कैसे सजाएं माफ करा लेते हैं। तो इसमें ये प्रावधान भी किया गया कि माफी की एक लिमिट होगी। जैसे किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उसको माफी अधिकतम आजीवन कारावास तक इतना दिया जा सकता है। ये नहीं कि पूरी सजा ही माफ करा ली। तो ये भी लगता है कि शायद एक अच्छा प्रावधान बन के सामने आएगा। एक दो चीजों पे और थोड़ी चर्चा कर ले, जैसे किसी भी सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी वगैरह के खिलाफ अगर ट्रायल करना हो तो अक्सर शासन से अनुमति नहीं मिलती। ये कहा गया है 120 दिन में अगर अनुमति न मिले तो ये मान लिया गया कि स्वतः अनुमति मिल गई, सेल्फ अप्रूवल। ये भी एक अच्छा प्रावधान माना जा सकता है, क्योंकि जो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं निश्चित तौर पे उनको भी आखिर भय तो होना ही चाहिए कानून का। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि एक ये अच्छा प्रावधान है। इसमें 475 ऐसे शब्दों को हटाया गया है जो ब्रिटिश काल के जुड़े हुए हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि ये शब्द गुलामी से जुड़े हुए हैं। ज्यूरी वगैरह की व्यवस्था उससे होती है, प्रिवी काउंसिल जैसे शब्द। तो 475 ऐसे शब्दों को हटाने की भी बात कही गई। ऐसे टोटल जो संशोधन किए गए हैं वो करीब 313 बदलाव इन तीनों कानूनों में किए गए, 313। इसी प्रकार से थोड़ा सा हम लोग कुछ चीजों पर और चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि ये जो बदलाव लाए गए हैं ये अभी तो फिलहाल बिल के रूप में है,
फिर संसदीय समिति इस पे अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद फिर जो है, जब संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी, उसके बाद फिर अगर संशोधन के सुधार ज्यादा हुए तो एक बार फिर से लोकसभा विचार करेगी, फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा, फिर वहां भी अमेंडमेंट की स्थिति क्या रहती है, कैसे रहती है, इसको देखना होगा। और अगर ये सारी प्रक्रिया ठीक से चली तब जाके कहीं इसको मंजूरी संसद से मिलेगी। अब एक समस्या यहाँ आने वाली है, वो समस्या ये है कि पहले लोकसभा में पेश किया गया है और लोकसभा के चुनाव आप जानते ही हैं कि 2024 में प्रस्तावित है। अगर लोकसभा उसके पहले ही भंग हो जाती है और संसदीय समिति की रिपोर्ट नहीं आती है, उसी प्रकार से राज्यसभा में पहुंचा है और राज्यसभा में पेंडिंग है, तो उस स्थिति में जो प्रक्रिया है आप जानते हैं कि ये बिल लैप्स हो जाएगा। ये बिल लैप्स हो जाएगा, यानी अब फिर जो 2024 में लोकसभा आएगी उसके बाद फिर से रखना पड़ेगा। तो आप जब भी इसको मेंस में लिखना हो तो जरूर ध्यान रखिएगा ऐसे वगैरह में कि स्थायी रूप से अगर ये काम करना था तो फिर राज्यसभा में लाना चाहिए। राज्यसभा विचार करती रहती और उस परिस्थिति में राज्यसभा के विचार के बाद जो है अगर लोकसभा भंग भी हो जाती तो बिल लैप्स न होता, नई लोकसभा आती, अपने तरीके से उस पर विचार करती रहती। ध्यान रखिएगा, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहां आपको एक तरफा नहीं लिखना होता है, एनालिटिकल होना होता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट आप बताएंगे तो निगेटिव एस्पेक्ट भी बताएंगे, यानी महिलाओं से जुड़े, बच्चों से जुड़े कानून पॉजिटिव एस्पेक्ट है। एक समयबद्ध 3 साल के भीतर न्याय प्रदान करना है, सजा माफी की भी एक लिमिट बना दी जाएगी, पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो इन पर तो विचार करना है, लेकिन ये आप कैसे लागू कर पाएंगे ये चीजें थोड़ा देखना है। और समय के अनुसार क्या ये अपने आप को एप्रोप्रिएट बना पाता है, तो आप कहेंगे कुछ प्रावधान तो किए गए, जैसे अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितने भी व्हाट्सएप मैसेज से लेते हुए किसी वेबसाइट पे कुछ है, वो सब कुछ अब एविडेंस के रूप में माना जाएगा। बहुत दिनों से इसको महसूस किया जा रहा था कि तमाम प्रकार के लोग व्हाट्सएप से लेते हुए अन्य चीजों पे तमाम प्रकार के अपराध करते रहते हैं, अपराध करने की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उसको एविडेंस नहीं मानते। तो इसको भी इसमें एविडेंस माना जाएगा। एक अच्छा प्रावधान जैसे और भी किया गया है कि अगर किसी की तलाशी वगैरह लेनी है, किसी की संपत्ति की जब्ती करनी है तो वीडियोग्राफी जरूर कराई जाए, इसको भी अब अनिवार्य किया जाएगा। यानी बदलते समय के अनुसार भी कदम ताल करने की चेष्टा की गई। ये अच्छे प्रावधान भी हैं, लेकिन मुख्य चीज वही है कि क्या ये संसद से पारित हो पाएगा, क्योंकि अभी लंबा सफर इसको तय करना है। इन सब चीजों पर एक बार फिर से विचार कर लीजिएगा। धन्यवाद।